Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 10 from the NCERT book that is Living Creatures Exploring Their Characteristics. Okay, it is the 10th chapter from the class 6 science book of NCERT. CBSE बोर्ड के जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बना रहना है बच्चों, ताकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया गया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है और कोरा पे भी है। बच्चों इसे सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 10, दैट इज लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की लेटेस्ट एनहांस से है जो इंडेक्स चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 203 पे, तो उसको डिस्कस किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स यानी पौधों के और एनिमल्स के लाइफ साइकिल में क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका आंसर में हो जाएगा सिमिलैरिटीज आर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं तो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं अपने लाइफ साइकिल में। बोथ नीड न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है, उनको जो है न्यूट्रिएंट्स वाटर और फेवरेबल कंडीशंस का जरूरत होता है ग्रोथ के लिए। बोथ रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीसीज, दोनों को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि उनका अपना स्पीसीज जो है वो बना रहे। मतलब प्लांट्स जो है वो भी सीड रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमंस अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका स्पीसीज जो है वो आगे बढ़ते रहे। सो दीज आर द फ्यू सिमिलैरिटीज, ये उनको अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है लाइफ साइकिल में। दे बोथ नीड फूड न्यूट्रिएंट फेवरेबल कंडीशंस, बोथ रिप्रोड्यूस, दीज आर फ्यू सिमिलैरिटीज। नाउ डिफरेंसेस, प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली व्हाइल एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी। प्लांट्स जो है वो लगातार बढ़ती रहता है, ठीक है, ये भी प्लांट्स के लिए कहा जा रहा है। वो ट्री बनने के बाद भी ग्रोथ होती रहता है, ठीक है, वो तो उस तरीके का ग्रोथ होता रहता है। लेकिन एनिमल्स जो है वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, एक मैच्योरिटी आने के बाद उनमें ग्रोथ ग्रोथ रुक जाता है। सेकंड पॉइंट है डिफरेंसेस का कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू सीड्स। प्लांट्स जो है वो सीड्स की मदद से वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली, व्हाइल एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स एंड गिव लीव बर्थ। वही जो एनिमल्स हैं तो वो अंडों की मदद से या फिर एक नया बच्चा को जन्म देते हैं जो जानवर होते हैं। फर्दर, एनिमल्स कैन मूव फ्रीली बट प्लांट्स आर स्टेशनरी। ठीक है, एनिमल्स जो है, जो जानवर है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं। ओके, सो दीज आर द फ्यू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शोज सम डाटा। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है बच्चों, तो इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। स्टडी द डेटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जांपल्स एप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशंस गिवन इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स। तो यहाँ सेकंड और थर्ड कॉलम में, सेकंड और थर्ड कॉलम, थर्ड और फोर्थ कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का ही बना हुआ है, तो थर्ड और फोर्थ कॉलम में ये जो है इसको भरना है, एग्जांपल देना और उसका रिमार्क्स लिखना है। इफ यू थिंक दैट एन एग्जांपल फॉर एनी ऑफ द कंडीशन गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई। अगर तुमको लगता है कि जो तुमने एग्जांपल लिखा है वो सही नहीं है तो वो उसके कारण क्यों। तो हियर वी द आंसर हैज बीन गिवन फॉर यू, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट इन योर शीट बच्चों। पहले के केस में कि डज इट ग्रो, तो नो, तो नो के लिए लिखा गया। डज इट रिस्पायर, नो, तो लिखा गया रॉक। ठीक है, पत्थर जो है वो ना ग्रो करता है ना वो रिस्पायर करता है, तो वो रिमार्क में हो जाएगा कि वो नॉन लिविंग है, इसलिए वो ना ग्रो कर रहा है ना रिस्पायर कर रहा है। सेकंड में क्या है कि डज इट ग्रो, तो ग्रो, नो तो ग्रो कर रहा है तो नहीं, रिस्पायर कर रहा है तो हाँ। तो ये क्या हो गया, सीड्स। ठीक है, तो वो ग्रो नहीं कर रहे हैं लेकिन रिस्पायर जरूर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। डोरमेंट सीड, डोरमेंट मतलब तो वो सीड जो अभी उगा नहीं है, जो उसमें से सीडलिंग निकला नहीं, जिसमें से एम्ब्रायो अभी नहीं निकला है। इट रेस्पायर्स बट डज नॉट ग्रो अंटिल जर्मिनेशन। ठीक है, रेस्पायर्स तो करते हैं लेकिन जर्मिनेशन तक ग्रो नहीं करते हैं। थर्ड वन इज डज इट ग्रो, तो यस ग्रो बट डज इट रिस्पायर, नो, तो नो एग्जांपल, इसका कोई एग्जांपल नहीं है कि ग्रो भी करे लेकिन रिस्पायर करे। एवरीथिंग दैट ग्रो मस्ट रिस्पायर, जो भी ग्रो कर रहा है वो रिस्पायर जरूर करेगा। डज इट ग्रो एंड रिस्पायर, तो बोथ यस, तो ह्यूमन एंड ट्री ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिस्पायर। जितने भी लिविंग बीइंग्स है, लिविंग थिंग्स है, वो ग्रो भी करेंगे और रिस्पायर भी करेंगे। So this was answer to our second question. Our third question is, you have learned that different conditions are required for seed germination. तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर में देखा था कि सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत सारे कंडीशंस को जरूरत होता है, जैसे सन हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंडीशन जरूरत होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस। तो इस नॉलेज की मदद से हम लोग ग्रेन्स और पल्सेस जो है, अनाज हो गए, दलहन वाली चीजें हो गए, तो उन सबको स्टोरेज यानी उसको इकट्ठा रखने में कैसे मदद मिलती है। ये टू प्रिवेंट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम जर्मिनेटिंग, कि जो अनाज है या दालें जो है ये सब बढ़े नहीं, वो जर्मिनेट ना करें,
दे शुड बी केप्ट एट ड्राई एंड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, इन्हें सूखी जगह पे रखना चाहिए और ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पे हवा ना पहुंच सके। ओके, दे शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। मॉइस्चर वार्मथ एंड एयर शुड बी मिनिमाइज्ड टू अवॉइड स्प्राउटिंग एंड स्पॉइलेज। ठीक है, मॉइस्चर कहने का मतलब कि नमी, गर्मी और हवा जो है उसे कम से कम मिलना चाहिए ताकि वो उसमें से अंकुरित ना हो, उसमें से फूल ना निकले और वो सड़े भी ना, स्पॉइलेज मतलब कि सड़े भी ना, बर्बाद भी ना हो सके वो। Okay, so this is how we can use these features, characteristics which we have studied in the chapter to prevent for the proper storage of grains and pulses. So this is answer to our third question. Our fourth question is, you have learned that a tail is present in a tadpole but it disappears as it grows into a frog. ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में हम लोगों ने जाना था कि टैडपोल का एक पूंछ होता है पहले, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो पूंछ भी गायब हो जाता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेल इन द टैडपोल स्टेज? तो टैडपोल स्टेज में एक टेल होने की एडवांटेज क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि द टेल हेल्प्स द टैडपोल स्विम एफिशिएंटली इन वाटर। जो दुम होता है वो टैडपोल को वाटर में एफिशिएंटली स्विम करने में मदद करता है, अलाउइंग इट टू मूव, फाइंड फूड एंड एस्केप प्रेडेटर्स, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, अपने भोजन की तलाश कर पाते हैं और अपने दुश्मनों से भी बच पाते हैं। Okay, so this is how tail help the tadpole in that stage. This is answer to our fourth question. Our fifth question is, चरण says that a wooden log is non-living and it cannot move. चरण कह रहा है कि एक वुडन लॉग जो है, मतलब लकड़ी का जो ढेर है, लकड़ी का एक लकड़ी है, वो मूव, नॉन लिविंग और वो हिल नहीं सकता है। चारू counters it by saying that it is living because it is made up of wood obtained from trees. अब चारू कह रही है कि ये लिविंग है क्योंकि ये हमें पेड़ से मिला है और पेड़ जो है ये लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी हमें पेड़ से मिली है और पेड़ क्या है जो लिविंग होता है। गिव योर आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट गिवन बाय चरण और चारू। अपने आर्गुमेंट्स में देना है, तो आर्गुमेंट्स कैन बी लाइक दिस, चरण इज करेक्ट बिकॉज ऑफ वुडन लॉग डज नॉट शो एनी ग्रोथ। ठीक है, चरण जो कह रहा था कि नॉन लिविंग है लकड़ी, तो वो सही कह रहा था क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था। इट डज नॉट डू रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ना ही वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा था, विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड, चारू इज इनकरेक्ट बिकॉज इवन दो द लॉग केम फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, चारू गलत है, भले ही वो पेड़ से आया है, लकड़ी जो है वो पेड़ से आया है, इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ अ लिविंग सिस्टम, वो एक जिंदा सिस्टम का हिस्सा नहीं रह गया है, इसलिए इट इज अ डेड नाउ, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। ऑलराइट, दैट वाज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो एंड अ फ्रॉग? बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर में लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट देखा था, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग देखा था एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो देखा था। तो इसी के बारे में सिमिलैरिटीज और डिस्टिंग्विश के बारे में कि क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है मॉस्किटो और फ्रॉग के लाइफ साइकिल में। तो सिमिलैरिटीज, बोथ अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो बच्चों ये वर्ड जो है मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब कि अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। बोथ स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल एज एग्स एंड लेड इन वाटर। ठीक है, दोनों की जिंदगी जो है अंडों से स्टार्ट होती है, जो कि पानी में पानी में रहता है शुरुआती समय में। सो डिफरेंसेस, मॉस्किटो है 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, पुपा, एडल्ट। फ्रॉग में है 4 स्टेजेस, एग, टैडपोल, फ्रॉगलेट एंड एडल्ट। ये तो टैडपोल का जो है इसमें 2 स्टेज होता है टैडपोल का, एक विथ लेग और एक विथ टेल एंड लेग बोथ। तो ये टैडपोल का 2 स्टेज में हो जाता है, तो टोटल 4 स्टेज है, एग, टैडपोल, फ्रॉगलेट एंड एडल्ट। और डिफरेंसेस में और क्या जाएगा कि मॉस्किटो रिमेन्स इंसेक्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, मॉस्किटो जो वो कीड़ा कहलाएगा अपनी पूरी जिंदगी भर, व्हाइल फ्रॉग्स ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वाटिक टू एम्फीबियस लाइफ। ठीक है, तो फ्रॉग मतलब जो कि एग था, स्टार्टिंग में पानी में पाया जा रहा था और उसके आगे का जितना भी लाइफ फॉर्म था सब पानी में ही हो रहा था जब तक वो एडल्ट फ्रॉग नहीं बन जा रहा था। इसलिए उसमें ट्रांजिशन होता है, उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है कि पानी के जीवन से वो एक एम्फीबियन बन जाता है। एम्फीबियन मतलब कि पानी में भी रह सके और लैंड पे भी रह सके, सरफेस पे भी रह सके। ओके बच्चों, सो हियर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हैज बीन शोन कि पहले एग रहता है, फिर लार्वा होता है, फिर पुपा, फिर मॉस्किटो, 4 स्टेजेस में। वही फ्रॉग के बारे में देखा जाए तो स्पॉन यानी जो अंडे होते हैं छोटे छोटे व्हाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर, फिर एम्ब्रायो होते हैं, फिर टेडपोल के बारे में 2 स्टेज हो गया। ओके, टैडपोल विथ टेल एंड टैडपोल विथ लेग्स, फिर फ्रॉगलेट एंड एडल्ट फ्रॉग। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 स्टेजेस। स्पॉन और एम्ब्रायो को भी एक में कंसीडर किया जाएगा। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। Alright, now our 7th question is, a plant is provided with all the conditions, एक प्लांट को सारा कंडीशन दिया गया है suitable for its growth, उसके बढ़ने के लिए। Draw what you expect to see in the shoot and the root of the plant after 1 week। ठीक है, तो 1 सप्ताह के बाद इस फिगर 10.9 में, ठीक है, तो इस तरीके से उसको पूरा सपोर्ट दिया गया है, पॉट केप्ट अलोंग द ग्राउंड, और इस पॉट को जिस बर्तन में उस प्लांट को रखा गया उसको इस तरीके से रखा गया है कि हॉरिजॉन्टली रहे जमीन से। तो 1 सप्ताह के बाद क्या अंतर आएगा, राइट डाउन द रीजंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि द शूट विल ग्रो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लाइट ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म। बच्चों ये टर्म्स जो है बुक में ये सब टर्म्स मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर तुम यहीं तक भी लिख सकते हो इसका,
ओके, तो ये टर्म्स याद रखने वाला है, आगे जीके के काम भी आता है, आगे साइंस में भी आगे भी पढ़ना रहेगा इस चीज को। तो ये जो प्रोसेस है कि शूट जो है वो अपवर्ड की ओर जाएगा, जहां पे लाइट आता है तो उसकी ओर जाएगा शूट, यानी उसका तना जो है, जिसे हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। वही रूट जो है, द रूट विल ग्रो डाउनवर्ड्स, रूट जो है वो नीचे की ओर जाएगा, जिसे हम लोग ग्रेविटोट्रोपिज्म कहते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली लाइक लाइट एंड ग्रेविटी। तो ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, इन्वायरमेंटल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुली मतलब कि किसी भी कुछ भी ऐसी घटना जिसके रिस्पॉन्ड में हम लोग कुछ करें। और दूसरी चीज में तो लाइट नेचर में अवेलेबल है, एनवायरमेंट में अवेलेबल है। ग्रेविटी इट इज द कोर ट्रू। तो इस तरीके की चीजें को इस तरीके स्टिमुली को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्लांट्स बाय गोइंग अप ऑफ देयर शूट एंड गोइंग डाउन ऑफ देयर रूट। Further, it was answer to our seventh question. Our eighth question is तारा एंड विजय सेट अप द एक्सपेरिमेंट शोन इन द पिक्चर 10.10। तो यहाँ 10.10 दिया हुआ है बच्चों। तो तारा और विजय ने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया इस तरीके से, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट? तो वो क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस तरीके से करके? हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट? और उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है, मतलब कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बच्चों, देख सकते हैं कि स्प्राउटेड सीड है, अलग अलग तरीके से इनको रखा गया है। एक दो हॉरिजॉन्टली रख दिया गया है, एक में शूट नीचे की ओर है, रूट ऊपर की ओर है, एक में रूट नीचे की ओर है, शूट ऊपर की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दे लाइकली वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट डायरेक्शन ऑन प्लांट ग्रोथ। ओके, तो ये जानना चाह रहे हैं कि लाइट का प्लांट के ग्रोथ में क्या क्या असर होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट का डायरेक्शन, किस तरफ से लाइट आ रही है तो उस लाइट का प्लांट के ग्रोथ में क्या क्या असर होता है। फर्दर, इफ द शूट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, अगर जो शूट है, जो तना है, वो लाइट के सोर्स की ओर अगर बेंड होता है, इट कंफर्म्स दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इट। तो इसका मतलब हो गया कि प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म, कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उस तरफ वो ग्रोथ भी करता है। So this is the answer for our 8th question. Our 9th question is design an experiment to check if temperature has an effect on seed germination. एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करना है, ऐसा डिजाइन करना है जिसमें ये दिखाना है कि टेम्परेचर का भी असर होता है सीड जर्मिनेशन पे, ठीक है, तापमान का भी असर होता है बीजों को बढ़ने में। तो हाउ कैन वी डिजाइन इट? टेक 3 सेट्स ऑफ आइडेंटिकल सीड्स, 3 एक तरीके के सीड्स लेने हैं। प्लेस 1 सेट इन वार्म एनवायरमेंट, एक सेट को वार्म एनवायरमेंट में रखो नियर हीटर, हीटर के पास में। अनदर एट रूम टेम्परेचर, दूसरे को रूम टेम्परेचर पे। एंड द थर्ड इन अ कोल्ड प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर, और तीसरे को एक ठंडे जगह पे रखो जैसे रेफ्रिजरेटर वाला हो गया। कीप ऑल अदर कंडीशंस दैट इज वाटर एयर एंड सॉइल द सेम, अब बाकी के जो भी कंडीशंस हो गए जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, फिर मिट्टी हो गया, तो उसको सेम रखो। ऑब्जर्व विच सीड्स जर्मिनेट फर्स्ट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जर्मिनेशन। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करो कि कौन सा जो सीड है वो पहले जर्मिनेट होगा, ताकि टेम्परेचर का जर्मिनेशन पे क्या असर होता है वो हमें पता चल सके। So this is the setup for the experiment which you can do. So this is the discussion, question answer discussion of the chapter 10 living creatures exploring their characteristics. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, जिसको तुम लोग डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक दिया होगा तो उसको वैसे देख सकते हो, नहीं तो चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया गया है। और किसी तरीके का अगर पढ़ाई में हेल्प चाहिए बच्चों तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो बच्चों। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।